हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड अमेरिका रिलेशन के बारे में। तो आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है, ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है। लोड बिल्कुल नहीं लेना है आपको, बस एक स्टोरी की तरह इसको एंजॉय करते हुए चलिए। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इस वीडियो को और बस एक स्टोरी समझिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़े फैक्ट रहेंगे बीच में, बट रिटर्न नॉलेज आप इसमें नहीं रहेगी। बेसिकली एक स्टोरी की तरह मैं इसको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर हम अपने देश के रिलेशन पढ़ते हैं किसी भी दूसरे देश के साथ, तो हम बात करेंगे 1947 के बाद की, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमारे रिलेशन अगर किसी भी देश के साथ बनेंगे तो 1947 के बाद ही बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी देश के साथ अपने रिलेशन पढ़ते हो तो 1947 के बाद के टाइम पीरियड को हम स्टडी करेंगे। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका उससे बहुत पहले ही 1776 में अमेरिका आज़ाद हो चुका था। तो अगर हम एक टाइम पीरियड देखते हैं तो हमसे बहुत टाइम पहले ही अमेरिका आज़ाद हो चुका था। तो डेफिनेटली अमेरिका काफ़ी डेवलप हो चुका था जब हम आज़ाद हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपको पता हो कि दो वर्ल्ड वॉर हुए थे 1945 से पहले। 1945 से पहले अमेरिका उतना पावरफुल देश नहीं हुआ करता था। जब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ देश जो उस टाइम पे पावरफुल कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते थे, तो उनमें अगर हम देखें तो जापान, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, ये देश बहुत पावरफुल देश हुआ करते थे। और फ्रांस हो गया, और कितने देशों को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। अगर हम अपने देश को भी देखते हैं तो हमारे ऊपर उस टाइम पे ब्रिटेन का शासन हुआ करता था 1947 से पहले। उसी तरीके से काफ़ी छोटे मोटे एशिया एंड अफ्रीका के देश थे जो दूसरे देशों की कॉलोनी बने हुए थे। तो लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा दिया। ये देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गए जो अपने आप को पावरफुल देश कहा करते थे, या कहा नहीं करते थे सिर्फ, बल्कि पूरा वर्ल्ड इनको पावरफुल देश मानता था और थे भी, काफ़ी शक्तिशाली थे। बट वॉर की वजह से ये देश बर्बाद हो गए। और उसके बाद जो 1945 के बाद दो देश महाशक्ति बन के उभरे, उनमें थे, एक तो था अमेरिका और दूसरा रशिया। रशिया जो उस टाइम पे सोवियत संघ कहलाता था, और रशिया आज हम जितना बड़ा रशिया देखते हैं तो उससे कई गुना बड़ा हुआ करता था रशिया। काफ़ी सारे देश जो है 15 देश 1990 में रशिया से अलग हो गए। तो उससे पहले रशिया काफ़ी बड़ा हुआ करता था। और आज भी अगर हम देखें तो अगर हम लैंड की दृष्टि से देखते हैं तो लैंड रशिया का सबसे ज़्यादा बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों के महाशक्ति बनने के साथ ही इन दोनों देशों के बीच एक युद्ध शुरू हो गया, जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। ये एक ऐसा युद्ध था जो हथियारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच में था। पूरा वर्ल्ड दो विचारधाराओं में बट गया। एक पूंजीवादी जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, एंड दूसरा साम्यवादी जो रशिया की जिसका नेतृत्व कर रहा था रशिया। तो इन दो विचारधाराओं में पूरा देश बट गया, पूरा वर्ल्ड बट गया। और जब हमारे देश की आज़ादी से पहले ही अमेरिका को ये उम्मीद थी कि अगर इंडिया आज़ाद होता है तो एशिया में जो इंडिया की एक मजबूत स्थिति रखता है अपनी, तो इंडिया जो है ये हमारे साथ रहेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी अगर हम देखें तो किसी भी दृष्टि से हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ना तो फाइनेंशियल चीज़ें हमारे पास बहुत अच्छी थी, और ना ही कृषि व्यवस्था हमारे पास इतनी अच्छी थी, और कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हम हर तरीके से एक पिछड़े हुए देश थे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को इतना बर्बाद किया था कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। तो हमें ज़रूरत थी
कि हम पूरी दुनिया के साथ अपने अच्छे रिश्ते बना के चलें, ताकि सभी देशों से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। उस टाइम पे जब वर्ल्ड दो गुटों में बट गया था, पूरा वर्ल्ड, एक तरफ कुछ लोग जो थे वो रशिया के साथ चले गए और कुछ अमेरिका के साथ आ गए। और उस टाइम पे काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए, काफ़ी छोटे मोटे देश जो 1945 से 50 के आसपास आज़ाद हुए, उसके बाद भी कुछ आज़ाद हुए। उनमें से बेसिकली एशिया के देश थे और अफ्रीका के देश थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। तो इन सभी देशों के सामने एक ये प्रॉब्लम थी कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमें तो भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब है, हमें तो सभी देशों की ज़रूरत है। अगर हम रशिया के पाले में जाके बैठते हैं तो अमेरिका के साथ जो भी देश है उनसे हम कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे, उनसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी हमें। अमेरिका के साथ जाते हैं तो सेम यही रशिया के साथ होना था कि रशिया के साथ जो भी देश है वो हमारा साथ नहीं देंगे। अब सभी देशों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि अब क्या किया जाए। बट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेसिकली अमेरिका और इंडिया के रिलेशन की। तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस पे पड़ा कि दोनों देशों के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही थी अमेरिका एंड रशिया के बीच, इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा था सभी छोटे मोटे देशों पे जो आज़ाद हुए थे। और वैसा ही इंडिया के साथ भी हो रहा था, क्योंकि हम किसी एक देश के साथ नहीं जा सकते थे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम पे सभी नए देशों के सामने जो आज़ाद हुए थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 1950 की। 1950 के टाइम पे अमेरिका ने हमारी कुछ हेल्प करनी तो शुरू की, लेकिन वो हेल्प कुछ ही चीज़ों को लेकर थी, जैसे कि कुछ खाने पीने वाली चीज़ें जो अमेरिका हमें देता था, और कुछ कृषि और कच्चे माल को डेवलप करने के लिए। तो ये हेल्प जो दी जाती थी, ये हेल्प कुछ बड़े उद्योगों के लिए नहीं थी, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अगर हम बात करें तो उद्योगों के लिए जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाने के लिए, उसमें हमारी हेल्प की रशिया ने। लेकिन अमेरिका के तरफ से जो हमें हेल्प मिलती थी वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए थी। खाने पीने की चीज़ें हमें अमेरिका से लेनी पड़ती थी, कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो अमेरिका हमारी करता था, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, और खाने पीने की चीज़ें हमारे पास जो संसाधन थे वो उतने ज़्यादा थे नहीं कि हम हमारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये हेल्प जो अमेरिका ने 1950 में देनी शुरू की, ये ऑलमोस्ट 1970 तक हमें मिलती रही। उसके बाद उस टाइम पे अमेरिका का ये कहना था कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरुद्ध है, यानी कि जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे गुट में शामिल नहीं है, हम उसे समझेंगे कि वो हमारा शत्रु है। अब ये अमेरिका का कहना था उस टाइम पे। और उसी टाइम 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होती है बांडुंग के अंदर, बांडुंग जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग अपने विकास के लिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे। हम एक अपना नया गुट बनाएंगे जिसे इन्होंने नाम दिया गुट निपेक्स। इसीलिए इसे गुट निपेक्स सम्मेलन भी कहा जाता है 1955 में, जो बांडुंग के अंदर हुआ था। ये एक ऐसा सम्मेलन था जहां गुट निपेक्सता की नींव रखी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि गुट निपेक्सता का पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो वो 1961 में हुआ था। लेकिन गुट निपेक्सता की जो नींव थी वो 1955 में बांडुंग सम्मेलन में रखी जा चुकी थी। ऐसा करते ही ये मान लिया गया कि अब इंडिया जो है, क्योंकि अब किसी के साथ नहीं है, तो इसलिए अमेरिका से उतने अच्छे रिलेशन होना ये पॉसिबल था नहीं, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इंडिया रशिया के साथ जाए या फिर एक अलग गुट बना ले। इस तरीके का कुछ भी अमेरिका नहीं चाहता था। उससे एक साल पहले ही 1954 में हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये जाके अमेरिका के बनाए हुए जो दो सैन्य गुट थे, सीटो और सेंटो, उनका सदस्य बन गया,
जिससे अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा ना होके पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी जो फाइनेंशियल हेल्प, जो थोड़ी बहुत हेल्प अमेरिका की तरफ से मिल रही थी वो मिलती रही, लेकिन उतने अच्छे रिलेशन अमेरिका के साथ हमारे नहीं रहे। ये सब चल ही रहा था कि 1962 में चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आपको पता होगा कि लद्दाख का कुछ एरिया, जिसे आज हम अक्साई चीन कहते हैं, वो चाइना के कब्जे में है। ये 1962 में ही हुआ था। 1962 का जो वॉर हुआ उसमें चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमारे पास सैन्य शक्ति उतनी नहीं थी, सैनिक नहीं थे, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है उस एरिया में युद्ध करने के लिए, बहुत सारे अलग टाइप के कपड़े, हथियार, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो उस टाइम पे हमारे पास थी नहीं, और आर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और उस टाइम पे कोई और देश हमारे साथ नहीं आया क्योंकि हम घुटनिरपेक्ष थे, और घुटनिरपेक्षता की नीति ये कहती है कि हम जो है भी युद्ध में किसी की हेल्प नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो अमेरिका, रशिया, किसी की भी तरफ से हमारे साथ कोई नहीं आया, और हमारे पास भी उतनी चीज़ें नहीं थी, उतने हथियार नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम चाइना का मुकाबला कर सकते। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया ने अमेरिका से हेल्प मांगी, और अमेरिका ने कुछ छोटे मोटे हथियार, छोटी मोटी चीज़ें देके इंडिया की हेल्प की भी। लेकिन अमेरिका को ये उम्मीद थी उस टाइम पे कि क्योंकि चाइना जो है एक साम्यवादी देश है, और जो भी साम्यवादी देश है इसका मतलब ये है कि वो रशिया के साथ है। लेकिन चाइना वाले जो अपने आप को जो साम्यवाद कहते थे, उनके लिए साम्यवाद था कि जैसे अगर हम रशिया को देखें तो रशिया जिस साम्यवाद की बात करता है, साम्यवाद का मतलब होता है, साम्यवाद एक विचारधारा है जो पूंजीवाद के विरुद्ध है। पूंजीवाद क्या है कि पूंजी का केंद्रीकरण। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो उसके पास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना भी बढ़ाए, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा उसमें। लेकिन यहीं अगर हम बात करें साम्यवाद की, तो साम्यवाद इसके विरोध में है कि पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए किसी जगह पे। अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा पूंजी है तो उसको क्या है, सरकार ले, दूसरों में बांटे, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों विचारधारा है, और यहीं चाइना जो है वो एक साम्यवादी विचारधारा वाला देश था, इसीलिए अमेरिका का दुश्मन हुआ चाइना भी। लेकिन चाइना मानता था कि जो साम्यवादी जो आंदोलन था कि उसमें किसान भी शामिल हों और मज़दूर भी शामिल हों। लेकिन रसिया केवल मज़दूरों की बात करता था, उसने किसानों की बात नहीं की। इस वजह से चाइना मानता था कि हमारा साम्यवाद ज़्यादा अच्छा है, बट थे दोनों साम्यवादी। तो 1962 में युद्ध के बाद अमेरिका को लगा कि अब इंडिया चाइना के विरुद्ध हो जाएगा या साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो नीतियां हैं, वो रशिया की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी। क्योंकि इंडिया भी चाहता था कि पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए एक जगह पे, और सभी लोगों को समान अधिकार या समान फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल चीज़ें सबके पास समान होनी चाहिए, ऐसा मानना था इंडिया का। उस टाइम पे इंडिया में अपने अंदर ही इंटरनल काफ़ी विरोध होने लग गया। भारत के लोगों के द्वारा, जो नेता थे कुछ, जिनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हम आज़ाद होंगे तो हम बहुत ज़्यादा सशक्त बनाएंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा पावरफुल, कोई हमारे तरफ नज़र उठा के नहीं देख पाएगा। और आज़ादी को इतना कम समय हुआ था, और तभी चाइना का इस तरीके से अटैक होना देश को एक बहुत बड़ा आघात लगा। और क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे साथ कोई आया भी नहीं, क्योंकि हम घुटनिरपेक्ष हो चुके थे, इंडिया के अंदर भी इस बात को लेकर काफ़ी विरोध होना शुरू हो गया कि आज अगर हमने घुटनिरपेक्षता, 1 साल पहले ही घुटनिरपेक्षता का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1961 में, और 1962 में इस तरीके का युद्ध होना, जिससे लोगों को लगा कि ये गलत किया है नेहरू जी ने। बेसिकली इसका जो क्रेडिट है वो नेहरू जी को जाता है घुटनिरपेक्षता का,
कि ये गलत किया है। अगर आज हम घुटनी पेक्स नहीं होते तो शायद हमारे साथ कोई आता, अगर हम रशिया के साथ होते तो रशिया हमारे साथ आता, और या फिर अमेरिका आता, और चाइना की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारे ऊपर आके अटैक करे। तो काफ़ी सारा विरोध इस चीज़ को लेके होने लग गया, और अमेरिका को भी लगा कि अब तो इंडिया छोड़ ही देगा, या तो ये हमारे साथ आ जाएगा और ये या तो अपनी घुटने बेचता की नीति छोड़ देगा, या साम्यवाद की तरफ इसका झुकाव ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिससे अमेरिका की जो एक और उम्मीद थी इंडिया से कि हाँ अब इंडिया हमारे साथ रहेगा, वो ख़त्म हो गई। 1962 अब यही देख के 1962 के युद्ध में पाकिस्तान की भी हिम्मत बढ़ गई, और पाकिस्तान जो कि अमेरिका अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था, तो पाकिस्तान की जो हिम्मत थी वो और भी बढ़ गई थी। एक तो चीन के युद्ध में हमारी हार, और ऊपर से पाकिस्तान जैसे देश को अमेरिका का सपोर्ट होना, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसने पहले से ही उनको डेवलपमेंट से तो मतलब है नहीं कि लोगों की नीड पूरी हो रही है नहीं हो रही है, उनकी बेसिक नीड्स, उससे तो कोई मतलब है नहीं। बस ये है कि अपना हथियार होने चाहिए, और ये है कि दूसरे देशों पे अटैक करने की या हमारे देश के ऊपर अटैक करने की रणनीति वो बना रहा था। उस 1962 के बाद से उसने बनानी शुरू कर दी और हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ये सब चल ही रहा था कि 1965 में हमारा युद्ध हुआ, और उसमें थोड़ा सा अमेरिका का सपोर्ट भी था पाकिस्तान को, और अमेरिका का सपोर्ट था पाकिस्तान को। और उसके बाद जब इसको यूएन में उठाने की हमने कोशिश की, तो अमेरिका ने इसको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की कुछ गलती थी। अमेरिका ने ये सब मानने से इनकार कर दिया, जिससे भारत और अमेरिका के जो रिलेशन थे वो और ज़्यादा बिगड़ गए। 65 का युद्ध हुआ, और उसके बाद 1971 के टाइम पे हमारे रसिया के साथ एक समझौता होता है हमारा, और उस समझौते में कुछ चीज़ों को लेके हेल्प करने की बात की गई थी। और एक बात जो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर अटैक करता है या युद्ध होता है, या किसी दोनों में से किसी भी देश को अगर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है पहले, तो वो देश उसके लिए आएगा। तो रशिया और इंडिया के बीच ये समझौता हुआ, और उसी साल हमें युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान के साथ 1971 में। 1971 का वॉर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ था ये 1971 का। और उससे पहले ही रशिया के साथ हमारा ये समझौता होना, ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए, जिसकी वजह से 1971 का वॉर हम जीत ही चुके थे। कि पाकिस्तान जब बुरी तरीके से हार रहा था और पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने अमेरिका को इस युद्ध में इन्वॉल्व कर लिया और अमेरिका से हेल्प मांगी, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके हमारे ऊपर अटैक करने आ गया। लेकिन उससे पहले ही रशिया अपना 40वां बेड़ा लेकर यहाँ पहुँच गया, और उसने और इस वजह से जो उस टाइम पे हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था, हम उससे बच गए, क्योंकि रशिया अमेरिका से पहले ही पहुंच चुका था हमारी सुरक्षा के लिए, जिसकी वजह से हम 1971 का युद्ध जीत गए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को जिस तरीके की हार का सामना करना पड़ा, शायद ही कुछ देशों को किसी देश को इस तरीके से किसी इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण किया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जीत थी इंडिया के लिए। लेकिन ये युद्ध हम जीत के भी हार जाते अगर रशिया टाइम पे ना पहुंचता। तो ये 1971 की वो संधि ही थी, वो समझौता ही था, जिसकी वजह से हम ये युद्ध जीत पाए। उसके बाद आपको पता है कि इंदिरा गांधी का शासन था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी हमारे देश की। इंदिरा गांधी जी को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, कि हम जीत तो गए, लेकिन अगर रशिया टाइम पे नहीं आता
तो शायद हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए एक हमारे देश में उससे पहले ही परमाणु हथियार बनाने का काम चल रहा था। तो इंदिरा गांधी जी ने इसके ऊपर और ज़्यादा जोर दिया कि जल्दी से जल्दी अब हमें ये काम करना चाहिए और अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए। 1974 में हमारा पहला परमाणु परीक्षण होता है और ये परमाणु परीक्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। क्योंकि हमने 62 का युद्ध देखा था, 65 का युद्ध देखा था, 1971 का युद्ध देखा था। इतनी जल्दी जल्दी 3 युद्ध का सामना हमें जो करना पड़ा, तो बेसिक सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत असर पड़े। 1971 में हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश एक नया देश बना, उसके बाद 1974 में हमारा पहला परमाणु परीक्षण, जिससे अमेरिका को ये समझ आने लगा कि एशिया में इंडिया अपनी एक मजबूत स्थिति रखता है और इनसे संबंध बिगाड़ने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने भारत की यात्रा की। संबंध सुधरते इससे पहले ही रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया 1979 में। उसके खिलाफ अमेरिका चाहता था कि इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन इंडिया ने रशिया के खिलाफ कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया और कुछ भी नहीं बोला। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इंडिया कुछ तो बोले रशिया के खिलाफ, कोई तो स्टेटमेंट दे जिससे ये लगे कि इंडिया रशिया के विरोध में है और हमारे साथ में है। और बहुत कोशिश की अमेरिका ने इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया यही चाहता है कि दोनों बैठें, एक टेबल पे बैठ के दोनों बातचीत करें और अपनी जो भी दोनों के बीच विवाद हैं उसको सुलझाएं। लेकिन इंडिया ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है रशिया को लेके, रशिया ने गलत किया है या सही किया है, ऐसा कुछ भी इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो यही बात सेम उस टाइम पे हुई थी। अब बात करते हैं 1990 की। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस कहते हैं, तो 1990 में इसका विघटन हो जाता है 15 देशों में। लेकिन जब वो 15 देश इसके अंदर हुआ करते थे तो इसको यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ कहते थे, जिसे आज हम रूस कहते हैं। और रूस का यूक्रेन के साथ, वही रूस जिसका यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। तो जब 15 भागों में बटा तो सबसे बड़ा हिस्सा जो था उसी को हम रूस कहते हैं। उससे नीचे को हम देखेंगे, अगर मैप में देखेंगे तो काफ़ी सारे 15 देश हैं, उसके आगे पीछे लगे हुए। यूक्रेन भी आज जिसके साथ रशिया का वॉर चल रहा है वो रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। 1990 में रशिया से अलग हुआ था यूक्रेन। उसके बाद अमेरिका अकेला महाशक्ति बच जाता है पूरे वर्ल्ड में, जिसके बाद फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने लग जाते हैं रशिया के विघटन के बाद। उसके बाद हमारा एलपीजी को अपनाना। एलपीजी 1990 में हमने अपनाई थी। एलपीजी क्या थी? एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ये एक ऐसी नीति थी जो व्यापार में छूट दी गई थी, जिसमें व्यापार के लिए जो भी नीतियाँ थी, एक खुली नीति अपनाई गई थी व्यापार के लिए। तो एलपीजी भी एक बहुत बड़ी बात है अमेरिका और इंडिया के रिलेशन सुधारने के लिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो खुले व्यापार की बात करता है, खुली नीतियों की बात करता है। तो व्यापार में खुली नीति अपनाने से अमेरिका और भारत के संबंध थोड़े ठीक हुए। उसके बाद 1996 में सीटीबीटी होती है। सीटीबीटी क्या थी? एक परमाणु संधि है सीटीबीटी। लेकिन भारत इस पर साइन करने से मना कर देता है। अगर हम सीटीबीटी पे उस टाइम पे साइन करते तो हम कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते या फिर हम परमाणु हथियार नहीं बना पाते। और 1998 में हमने एक परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण, और 5 परमाणु परीक्षण किए थे हमने उस टाइम पे। मैंने अभी बताया था आपको पहले कि 1974 में हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद हमने जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो 1998 में किया था,
जिसके बाद अमेरिका इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन का मतलब है कुछ प्रतिबंध कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये जो प्रतिबंध थे ये सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध थे इंडिया के ऊपर जो लगाए गए थे। लेकिन जल्दी ही अमेरिका इनको हटा देता है और 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा होती है और भारत का एक सफल दौरा इसको माना गया, क्योंकि उस टाइम पे 1999 में, इससे एक साल पहले ही हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, कारगिल वॉर जिसे हम कहते हैं, कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं, वो 99 में हुआ था। तो इसके बाद पाकिस्तान ने हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी सेना रखी हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने उसे हटाने के लिए कहा और इसी वजह से इंडिया वालों ने इसको एक बहुत सफल दौरा माना अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए, कि ये भारत के लिए, और भारत के लिए इसको एक मील का पत्थर माना गया कि बहुत अच्छी बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से अमेरिका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी बोलता नहीं था, कुछ कहता नहीं था, तो उसने पाकिस्तान को कहा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल से अपनी सेना हटाओ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध आगे को ठीक ही रहे। काफ़ी सारे समझौते भारत और अमेरिका के बीच हुए, काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर सहयोग हुआ, आतंकवाद को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर काम किया। आगे की जो बातें हैं वो काफ़ी सारी फैक्चुअल बातें हैं, तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ी रिटन नॉलेज भी होगी ताकि थोड़े नोट्स प्रिपेयर हो सकें। इससे पहले की जो चीज़ें थी ज़्यादा फैक्चुअल नहीं थी, मैंने एक कॉन्सेप्ट की तरह समझाया है, एक स्टोरी की तरह समझाया है। तो इसके बाद काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसके साथ हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारे हमने 1945 से बेसिकली हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अमेरिका का जो एक हेजीमनी शुरू होती है 1945 से शुरू हो जाती है। तो हमने 1945 से लेकर जो है 2000 तक भारत और अमेरिका के संबंध पढ़े हैं, किस तरीके के रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही एक बड़े लोकतंत्र हैं पूरे वर्ल्ड में। तो क्या क्या बीच में शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कोल्ड वॉर का जो प्रभाव पड़ा है दोनों देशों के रिलेशंस के ऊपर। रशिया के विक्टन के बाद जिस तरीके की सिचुएशन रही है, भारत अमेरिका के संबंध सुधरे हैं। तो दोस्तों इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।